नमस्ते बच्चों। आज हम ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू करेंगे। अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि हमारे आसपास की चीजें आखिर बनती कैसे हैं। चलिए इस चैप्टर को एक कहानी से शुरू करते हैं। सोचो, दिवाली का समय है और हरीश अपने मम्मी पापा के साथ बाजार गया है। बाजार तो एकदम जगमगा रहा है। उसके लिए नए कपड़े और जूते खरीदे गए। उसकी मम्मी ने किचन के लिए कुछ बर्तन, चीनी और पूजा के लिए बहुत सुंदर मिट्टी के दिए खरीदे। अब हरीश तो ये सब देखकर हैरान था कि दुकानों में इतना सारा सामान आता कहाँ से है। तो बच्चों, जूते, कपड़े, चीनी जैसी जो चीजें हैं वो बड़े बड़े कारखानों में मतलब फैक्ट्रीज में मशीनों से बनती हैं। और दियों जैसे जो खास सामान होते हैं वो हमारे हुनरमंद कारीगर छोटी छोटी जगहों पर बनाते हैं। तो हरीश की ये जो कहानी है वो हमें सीधे हमारे आज के टॉपिक पर ले आती है, विनिर्माण। आखिर ये विनिर्माण, जिसे इंग्लिश में मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, होता क्या है? चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। तो किताब की परिभाषा के हिसाब से जब हम किसी कच्चे माल को यानी रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके एक ज्यादा कीमती प्रोडक्ट में बदल देते हैं और फिर उसे बहुत बड़ी क्वांटिटी में बनाते हैं तो उसे विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। जैसे मान लो लकड़ी एक कच्चा माल है, उससे कागज बनाना विनिर्माण है। या फिर गन्ने से चीनी बनाना, या जमीन से जो कच्चा लोहा निकलता है उससे स्टील बनाना। ये सब विनिर्माण के ही उदाहरण हैं। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। अच्छा, अब हम इस चैप्टर के सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं, विनिर्माण का महत्व क्या है। ये एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को ही माना जाता है। पर ऐसा क्यों है? सोचिए, ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये खेती को मॉडर्न बनाती हैं। ट्रैक्टर, पंप, फर्टिलाइजर्स, ये सब कहाँ बनते हैं? इन्हीं इंडस्ट्रीज में। ये इंडस्ट्रीज लोगों के लिए नौकरी के नए मौके बनाती हैं, जिससे खेती पर हमारा जो हैवी डिपेंडेंस है वो कम होता है और गरीबी हटाने में मदद मिलती है। और जब हम अपने देश में बनी चीज़ों को दूसरे देशों में बेचते हैं, मतलब एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमें विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन एक्सचेंज मिलती है, जो देश के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमेशा याद रखिए, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो अब जब हमें मैन्युफैक्चरिंग की इम्पोर्टेंस पता चल गई है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि इंडस्ट्रीज को कितने टाइप्स में बांटा जा सकता है। हम इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन अलग अलग आधार पर यानी डिफरेंट बेसिस पर समझेंगे। तो सबसे पहला आधार है कच्चे माल का स्रोत, मतलब रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है। इसमें दो मेन टाइप्स हैं। एक है कृषि आधारित उद्योग, जो अपने कच्चे माल के लिए खेती पर डिपेंड करते हैं, जैसे सूती कपड़े की इंडस्ट्री, चीनी की इंडस्ट्री और जूट इंडस्ट्री। और दूसरे हैं खनिज आधारित उद्योग, जो मिनरल्स और मेटल्स को कच्चे माल की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे लोहा इस्पात और सीमेंट उद्योग। अब दूसरा आधार है उद्योगों की प्रमुख भूमिका, यानी उनका मेन रोल क्या है। इसमें भी दो प्रकार हैं। एक है आधारभूत उद्योग यानी बेसिक इंडस्ट्रीज। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो अपना प्रोडक्ट दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर बनाती हैं, जैसे लोहा और इस्पात उद्योग। वहीं दूसरे हैं उपभोक्ता उद्योग यानी कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। ये वो हैं जो सीधे हम जैसे कंज्यूमर्स के लिए सामान बनाती हैं, जैसे चीनी, कागज और पंखे। अब हम ओनरशिप यानी मालिकाना हक के आधार पर इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन देखेंगे। ये टेबल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरा ध्यान से समझिए। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर, जिसका कंट्रोल सरकार के पास होता है, जैसे BHEL और सेल। दूसरा है निजी क्षेत्र या प्राइवेट सेक्टर, जो किसी एक इंसान या कंपनी के होते हैं, जैसे टिस्को, बजाज। तीसरा है संयुक्त क्षेत्र या जॉइंट सेक्टर, जिसे सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर चलाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। और चौथा है सहकारी क्षेत्र यानी कोऑपरेटिव सेक्टर, जिसकी ओनरशिप प्रोड्यूसर्स या वर्कर्स के ग्रुप के पास होती है, जैसे महाराष्ट्र की कई चीनी मिलें। चलिए अब हम अपने पहले क्लासिफिकेशन यानी कृषि आधारित उद्योगों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये वो उद्योग हैं जो अपने कच्चे माल के लिए सीधे हमारे खेतों पर निर्भर हैं। जरा इस मैप को देखिए, ये हमारे देश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ-कहाँ फैली है ये दिखाता है। आप देख सकते हैं कि ज्यादातर सूती कपड़े की मिल्स महाराष्ट्र और गुजरात जैसे इलाकों में है,
जहां कपास उगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां कच्चा माल आसानी से मिल जाता है, पास में बाजार है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा है और नमी वाला मौसम भी है जो धागा बनाने के लिए अच्छा होता है। अब ये 2 तारीखें बहुत ज़रूरी हैं। इन्हें अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिए क्योंकि ये एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं। पहली सक्सेसफुल सूती कपड़े की मिल 1854 में मुंबई में लगाई गई थी और पहली जूट मिल ठीक 1 साल बाद 1855 में कलकत्ता के पास रिश्रा में लगाई गई थी। अब बात करते हैं जूट उद्योग की। भारत कच्चे जूट और जूट से बने सामान का दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और बांग्लादेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी। एक खास बात यह है कि ज्यादातर जूट मिलें पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे ही क्यों हैं? तो इसके पीछे कुछ वजह हैं। एक तो जूट उगाने वाले इलाके पास में है, पानी से ट्रांसपोर्ट सस्ता पड़ता है और जूट को प्रोसेस करने के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत होती है जो नदी से मिल जाता। अब आते हैं चीनी उद्योग पर। भारत चीनी का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन गुड़ और खांडसारी बनाने में हम पहले नंबर पर हैं। एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये उठता है कि चीनी मिलें गन्ने के खेतों के पास ही क्यों लगाई जाती हैं? इसका कारण ये है कि गन्ना एक भारी कच्चा माल है और कटनी के बाद अगर उसे दूर तक ले जाया जाए तो उसमें से मिठास यानी सुक्रोज की मात्रा कम होने लगती है। अब चलिए उन उद्योगों की बात करते हैं जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की नींव हैं, यानी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। लोहा और इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग या बेसिक इंडस्ट्री भी कहते हैं। अब इसे बेसिक इंडस्ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि बाकी सभी इंडस्ट्रीज, चाहे वो भारी हों, हल्की हों या मीडियम, अपनी मशीनरी के लिए इसी पर डिपेंड करती हैं। इसीलिए किसी देश में कितना स्टील बन रहा है और कितना इस्तेमाल हो रहा है, इससे उस देश के डेवलपमेंट का अंदाजा लगाया जाता है। अब स्टील बनाने के लिए एक खास रेशियो में रॉ मटेरियल चाहिए होता है। क्या है वो रेशियो? 4:2:1, मतलब 4 हिस्से कच्चा लोहा, 2 हिस्से कोकिंग कोयला और 1 हिस्सा चूना पत्थर। क्योंकि ये सभी मिनरल्स भारी होते हैं और ये तीनों एक साथ छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में आसानी से मिल जाते हैं, इसीलिए भारत के ज्यादातर स्टील प्लांट्स वहीं पर हैं। भारत में लोहे के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मेटल इंडस्ट्री है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम बहुत काम की चीज है क्योंकि ये हल्का होता है, इसमें जंग नहीं लगता और ये हीट का अच्छा कंडक्टर है। हवाई जहाज से लेकर किचन के बर्तनों तक सब कुछ बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इनके अलावा भी कुछ और बहुत जरूरी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे रसायन उद्योग जो एशिया में तीसरे नंबर पर है, उर्वरक उद्योग जिसकी वजह से हमारे देश में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन सफल हो पाया, और सीमेंट उद्योग जो घर, सड़कें, पुल मतलब हर तरह के कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए अब फटाफट से इस पूरे चैप्टर के जो सबसे मेन पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि एग्जाम के लिए आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। पहला, विनिर्माण की परिभाषा क्या है? दूसरा, विनिर्माण का महत्व और इसे विकास की रीढ़ क्यों कहते हैं? तीसरा, ओनरशिप के आधार पर 4 प्रकार: सार्वजनिक, निजी, संयुक्त और सहकारी। चौथा, पहली सफल सूती मिल कहाँ और कब लगी? मुंबई 1854 में। पांचवा, लोहा और इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं? और छठा, छोटा नागपुर पठार में इंडस्ट्रीज ज्यादा क्यों हैं? और इस चैप्टर को हम एक सोचने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, पूरी दुनिया एक बाजार है। ऐसे में हमारी भारतीय इंडस्ट्रीज दुनिया के बाजार में और ज्यादा कम्पेटिटिव कैसे बन सकती हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ।